हेलो फ्रेंड, यूनी ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के पूर्वालोकन के ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आंसर और इसका डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए में है कृष्णा और कावेरी नदी, ऑप्शन बी में है कृष्णा और गोदावरी नदी, ऑप्शन सी में है गोदावरी और महानदी, ऑप्शन डी में है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदी। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आंसर हो गया कृष्णा और गोदावरी। अब देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि यहाँ पे है पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, यानी इंटरलिंकिंग के द्वारा जुड़ी हुई है। इन परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 जो है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ऑप्शन ए बृहत परियोजनाओं से, ऑप्शन बी लघु एवं बृहत परियोजनाओं से, ऑप्शन सी लघु परियोजनाओं से, ऑप्शन डी मध्यम परियोजनाओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु एवं बृहत परियोजनाओं से। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए लघु सिंचाई परियोजना के तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिस्टम, ये ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकट आदि शामिल आते हैं। भारत में सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति भारत में सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है और वही बृहत एवं मध्यम परियोजना से लगभग 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार ऑप्शन बी सही हो गया, लघु एवं बृहत परियोजना से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। ऑप्शन ए है सोन से, ऑप्शन बी गंगा से, ऑप्शन सी कोसी से, ऑप्शन डी गंडक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंडक से, यानी सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अब देखिए गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिनसे कुछ नहरें निकली हुई हैं, जिसमें से एक है सारण सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऑप्शन ए है उत्तरी गंगा नहर, ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 60वीं और 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर। सही आंसर त्रिवेणी नहर। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। अब देखिए फ्रेंड, अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब सबसे पहले समझ लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या हैं। तो वैसी परियोजना जिनमें नदियों पर बांध बना करके एक साथ कई उद्देश्यों की आपूर्ति की जाती, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पर्यटक को बढ़ावा देना, ये सब विभिन्न प्रकार के उद्देश्य की आपूर्ति होते हैं, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहती है। इसमें है भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें देख सकते हैं कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की,
ऑप्शन बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, ऑप्शन डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा पंजाब और राजस्थान, ये नंबर आंसर। इसका डिस्कशन देख लेते हैं नीचे। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। इनके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलुज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है और इसमें उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। इसका डिस्कशन ऊपर के प्रश्न में कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, कावेरी नदी पर बने बांध, इससे संबंधित प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन ए म्यूराक्षी, ऑप्शन बी मचकुंड, ऑप्शन सी पलिवासर, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, जल विद्युत विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ था और 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादक संयंत्र लगाया गया था और कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादक संयंत्र लगाया गया। अतः प्रश्न अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा डी, शिव समुद्रम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है नागा अर्जुन सागर बांध से संबंधित प्रश्न जो 2015 ईस्वी में बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। उसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रश्न काल के दौरान नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी और यह जो है कृष्णा नदी पर निर्मित है और वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तारित है। नेक्स्ट में है हीराकुंड बांध से संबंधित प्रश्न। ये पूछा गया था प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न MPPCS में पीटी में 2005 और BPSC 2000 ईस्वी में। इससे संबंधित प्रश्न है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। डिस्कशन देख लेते इसका। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर में लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचाई और 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई है और जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जाती है। याद रखेंगे, विश्व के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध और भारत का पूरे विश्व में तो ये है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था 45वीं BPSC PT 2001 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है मैथौन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध
किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बराकर नदी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना में के प्रथम चरण में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विविध परियोजना है। विविध परियोजना से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की नींव रखी थी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 5 जनवरी 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल यानी मंडल डैम परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी यानी सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सी नदी? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान राज्य में ही स्थित है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। महाराणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। कृषि से संबंधित है। अब देखिए, कृषि से संबंधित में पहला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार। कृषि से संबंधित प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान है को उगाने से है। ऑप्शन देख लेते इसका। ऑप्शन ए में विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, ऑप्शन बी एक ही साथ 2 फसल, ऑप्शन सी अन्य फसल के साथ 1 फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, ऑप्शन ए इसका सही हो गया। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, कृषि में युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग यानी एक साथ 2 गो फसल उगाते, जैसे हमारे यहाँ होता है कि गेहूं के साथ सरसों की बुआई कर देते हैं, इस प्रकार से। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। उदाहरण के स्वरूप इसमें दिया है, इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलें से पहले बसंत में जौ, शीतकालीन गेहूं, आलू की फसल लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य फसल का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का एक माने अच्छा रास्ता है? ऑप्शन ए
कुशल सिंचाई माने सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन बी गुणवत्तायुक्त बीज, अच्छे क्वालिटी का बीज होना चाहिए। ऑप्शन सी कीटनाशकों का प्रयोग। ऑप्शन डी उर्वरकों का प्रयोग। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे कुशल सिंचाई, गुणवत्ता बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक, ये सब जरूरी है, इसीलिए इसका सही चारों आंसर सही है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई, यानी एक से अधिक हो गया इसका सही आंसर, तो इसीलिए आंसर ई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते डिस्कशन। दिए गए विकल्पों में सभी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं, अतः एक से अधिक विकल्प सही है, अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 2020 ईस्वी में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था। ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चावल या धान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, ऑप्शन डी, क्योंकि भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ भी भोजन है चावल। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। वर्ष 2021-22 में भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब का स्थान है और वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है फसलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। ऑप्शन ए फूलों की खेती, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी बागवानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागवानी, हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। इसका डिस्कशन नहीं देख लेते हैं। फूलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी हॉर्टिकल्चर कहलाती है और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, अंगूर की खेती विटिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति 1960 ईस्वी में आया था। देखिए यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से पूछा कि 2018 में प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है। ऑप्शन ए हरी सब्जियों की अधिक खेती, ऑप्शन बी गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ऑप्शन सी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ऑप्शन डी उच्च उर्वरक जल तकनीकी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये पूछा गया 64वें बीपीएससी 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ये अच्छा पैदावार, अधिक पैदावार। डिस्कशन इसका। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 ईस्वी में से माना जाता है और जब भारत में उच्च उत्पादक बीज का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो इसके अतिरिक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधा के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोगों के कार्यक्रम HYVP की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। याद रखेंगे, रॉकफेलर फाउंडेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की। ऑप्शन ए चावल के उत्पादन में, ऑप्शन बी दालों के उत्पादन में, ऑप्शन सी पटसन के उत्पादन में, ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। इसका देख लेते डिस्कशन। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और उनके पश्चात
वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं उत्पादन में की, अतः विकल्प हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? द्वितीय हरित क्रांति, अब देखते हैं यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 गो डायग्राम दिया है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था। 2 में है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। 3 में है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। 4 नंबर में है इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ मत्स्य उत्पादन का समाकलन करना था। अब देखिए इसका चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका है मुख्य लक्ष्य था हरित क्रांति का इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्र में बीज पानी उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना है। और इसका मुख्य और लक्ष्य था, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ मत्स्य उत्पादन के समाकलन करना है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। धनुषी क्रांति का संबंध है, देखिए 2008 में पूछा गया है। धनुषी क्रांति का संबंध है ए नंबर हरित क्रांति से, बी नंबर श्वेत क्रांति से, ऑप्शन सी नीली क्रांति से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए 28 जुलाई 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति कृषि नीति की घोषणा की। कब? 28 जुलाई 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांति को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, रजत, खाद्यान्न क्रांति, सभी क्रांति यह गया इंद्रधनुषी क्रांति से संबंधित हो गया। इसीलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, काली क्रांति संबंधित हैं। ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी कोयला उत्पादन, ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन डी सरसों उत्पादन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो हरित क्रांति से संबंधित जो फसल उत्पादन होता वो हुआ था गेहूं के उत्पादन में। इसी तरह के बीपीएससी से संबंधित प्रश्न को डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।